Good morning, everybody. In 11th class, your second unit, atomic structure. Today we have to discuss about the Bohr's model. देखिए, जो हमारी प्रीवियस वीडियो आपने देखा था उसमें हमने हाइड्रोजन एटम को एक बेस मानते हुए उसका हमने स्पेक्ट्रम मॉडल तैयार किया था। और आपको ध्यान हो कि उसमें जो रिडबर्ग है वो मेन साइंटिस्ट थे और उनके साथ में जो एसोसिएट साइंटिस्ट थे वो लाइमन, बामर, पास्टन, ब्रिकेट और फंड, ये 5 वैज्ञानिकों ने मिलकर के स्टडी की और उन्होंने एक जनरलाइज इक्वेशन दी, है ना। एक कांस्टेंट दिया, उसे हम रिडबर्ग कांस्टेंट बोलते हैं, और 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, एंड n1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन दी n2। वो हमने इस बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। अब बोर ने क्या किया कि इसी रिडबर्ग वाला जो एक्सपेरिमेंट था, इसके जो कंक्लूजन थे, उन कंक्लूजन को बेस मानते हुए बोर ने अब परमाणु मॉडल की नई तरह से उसको डिफाइन किया, उसकी परिभाषित किया, उसकी व्याख्या की। तो बोर के शब्दों में इस बोर मॉडल में जो हमारे अलग अलग पोस्टुलेट है, एक्सपेरिमेंट तो बहुत बड़ा है और ये पूरा ही आपका जो है ना वो स्पेक्ट्रम मॉडल के नाम से भी इसको हम जानते हैं, बोर मॉडल के नाम से भी इसको हम जानते हैं। और बोर मॉडल जो है ये हाइड्रोजन के लीनियर स्पेक्ट्रम, ठीक है, ये जो बोर मॉडल है द लीनियर स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, ये इसमें बेस्ड है, ठीक है। लीनियर रेखीय, क्योंकि परमाणु जो है वो पहले एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, और जब बाद में वो एमिट करता है रेडिएशन को तो एमिशन स्पेक्ट्रम। वो एमिशन स्पेक्ट्रम जो है वो लीनियर होते हैं, रेखीय होते हैं, डिसकंटिन्यूअस होते हैं, असतत होते हैं, और अलग अलग वेवलेंथ और अलग अलग फ्रीक्वेंसीज में वो हमें दिखाई देते हैं। अब यहाँ पर ये जो पूरा मॉडल हम रिडबर्ग की एनालिसिस पर पढ़ रहे हैं, तो बोर का सबसे पहला कहना क्या है, ये बोर्स मॉडल का सबसे पहला पोस्टुलेट नंबर 1, इसका इसको हम इस नंबर 1 को जो पॉइंट देते हैं वो हम बोलते हैं स्टेशनरी, ठीक है, और सर्कुलर एनर्जी लेवल। इसको बोर सर्कुलर एनर्जी लेवल भी कहते हैं। बोर के वृत्ताकार ऊर्जा कक्ष के नाम से भी इसको जानते हैं, और इसको हम स्थिर वर्ताकार ऊर्जा कक्ष के नाम से भी इसको जानते हैं। तो बोर का कहना यह था कि हाइड्रोजन का जो वो n1 ग्राउंड स्टेट है वहां से हमने इलेक्ट्रॉन को प्रमोट किया, एक्साइटेड किया, और उसको अप टू दी 7 एनर्जी लेवल तक लेके गए, और फिर वापस जब वो लौटता है अपने ओरिजिनल में ग्राउंड स्टेट में, तो उससे हमें अलग अलग तरह की रेखाएं, अलग अलग एनर्जी लेवल। तो बोर का कहना यह था कि परमाणु में नाभिक के चारों ओर जहाँ जो रिक्त स्थान होता है वो वास्तव में अलग अलग एनर्जी सेगमेंट में डिवाइडेड है, ऊर्जा खंडों के अंदर वो विभक्त है, और ये जो ऊर्जा खंड है इसी को बोर के स्थिर वर्ताकार ऊर्जा कक्ष का नाम दिया गया है। अर्थात ये हमारे वर्ताकार कक्ष, ये नाभिक, और इस नाभिक के चारों ओर ये हमारा एनर्जी लेवल, इसी को आगे चल के हम KLM या 1 2 3, ठीक है, ये सो ऑन। तो नाभिक के चारों ओर स्थिर वर्ताकार, कहने का मतलब ये हुआ कि इन सभी ऊर्जा खंडों जो वर्ताकार परिक्षेप में है उनका आकार वर्ताकार है, सर्कुलर है। उस सर्कुलर की जो रेडियस है, द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, इट विल रिमेन ऑलवेज कांस्टेंट। ये रेगुलर जो है ना वो स्थिर रहती है, और स्थिर रहती है इसी वजह से इनका नाम हो गया स्टेशनरी सर्कुलर एनर्जी लेवल, ठीक है। इनकी एनर्जी वो भी कांस्टेंट होगी। हम ये कहेंगे कि यहाँ पर कांस्टेंट रेडियस, इनकी कांस्टेंट रेडियस भी हो गई और साथ में एनर्जी भी कांस्टेंट हो गई। तो ऊर्जा भी स्थिर है और साथ में उसका जो नाभिक से उसका जो डिस्टेंस है, उसकी जो आपके रेडियस है, वो रेडियस भी कांस्टेंट होती है।
ये सबसे पहला पॉस्टुलेट बोहर ने इस रिडबर्ग वाले जो एक्सपेरिमेंट है स्पेक्ट्रम मॉडल का उन्होंने बताया है। अब यहाँ पर दो तरह के, अब यहाँ पर जो प्रश्न है वो आपसे पूछा जा सकता है कि बोर ने जो है ना वो इसको स्टेशनरी सर्कुलर कैसे बताया। कारण क्या है कि इलेक्ट्रॉन अपोजिट चार्ज होता है, न्यूक्लियस है, तो अपोजिट चार्ज है तो दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा, और अगर अट्रैक्शन होता है तो फिर ये स्टेशनरी कैसे बन गया, राइट। तो इसको समझाने के लिए, और अब हमारे ये आएंगे कि वो जो रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल था, जो प्लेनेटरी मॉडल, उसमें ये जो कमी थी, रदरफोर्ड ये नहीं बता सके थे कि ये जो ऊर्जा कक्ष है वो किस आकृति के हैं, नंबर 1। दूसरा, वो ये नहीं बता सके कि ये स्थिर कैसे हुए, क्या कारण है। तो बोर ने इसका जो है ना वो निराकरण भी किया है, और उसका कहना ये था कि ये नाभिक के चारों ओर जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है, ये हमारा इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है, इलेक्ट्रॉन, तो एक फोर्स जो होता है वो इसको नाभिक की ओर अट्रैक्ट करता है, केंद्र की ओर, ठीक है। इसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। ये सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाता है। सेंट्रीपिटल का मतलब अभिकेंद्रीय, केंद्र की ओर लगने वाला। और उनको न्यूटन के थर्ड लॉ वगैरह इसकी भी जानकारी थी, तो उन्होंने इसका जस्ट रिवर्स बता दिया कि इसके अपोजिट डायरेक्शन में, अर्थात क्रिया की प्रतिक्रिया, तो ये जो फोर्स है वो तो हमारा हो गया सेंट्रीपिटल, ये सेंट्रीपिटल हो गया, और ये जो केंद्र के बाहर की ओर जो फोर्स लग रहा है ये सेंट्रीफ्यूगल हो गया। तो सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस एक दूसरे के अपोजिट और परपेंडिकुलर होते हैं, और इन दोनों फोर्सेस की वैल्यू एक समान होती है। यही कारण है कि उस वृत्त की त्रिज्या हमेशा स्थिर बनी रहती है। जब तक उसको आप परमाणु को कोई बाह्य ऊर्जा से सोर्स एनर्जी नहीं देंगे, वो अपनी ग्राउंड स्टेट में इस वर्ताकार कक्ष को हमेशा स्थिर बनाए रखता है, ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की एक कमी लिखी है, ठीक है ना, ये भी बताया आपको, पूछा जा सकता है। तो ये पहला ये आपका तथ्य है जिसके आधार पे उन्होंने स्टेशनरी एनर्जी लेवल की कल्पना की है। अब नंबर 2, दूसरा जो पॉस्टुलेट है वो ये कहता है कि परमाणु ऊर्जा का उत्सर्जन कब करें, ठीक है, एमिशन ऑफ द एनर्जी, एमिशन ऑफ एनर्जी। तो ऊर्जा का उत्सर्जन कब करेगा, तो उसके लिए उन्होंने सीधी सी बात ये बताई है, क्योंकि हाइड्रोजन के परमाणु में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो जब ये एक इलेक्ट्रॉन, ये हमारा नाभिक और ये इसका इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये न्यूक्लियस हो गया, ये पहला n = 1, n = 1 जिसको कि हम k से डिनोट करेंगे, ठीक है, ये l हो गया, n = 2। तो वहां पर एमिशन ऑफ एनर्जी परमाणु में कब होती है, तब बोर ये बताते हैं कि इनिशियली द हाइड्रोजन एटम विल गेन द एनर्जी, ठीक है, ये एब्जॉर्प्शन हुआ, ठीक है, ये हो गया आपका अवशोषण। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम से हम E = h इसको हम पता लगा सकते हैं। न्यू उसकी जो है रेडिएशन है, ये रेडिएशन की न्यू जो है उसकी फ्रीक्वेंसी हो गई। तो इलेक्ट्रॉन जब इस एनर्जी को एक्सेप्ट करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन जो है अब अपने इस ग्राउंड स्टेट से अगली ऊर्जा कक्ष में चला जाएगा। ये प्रमोशन हो गया इसका एक्साइटेशन से। तो n = 1 से अब इलेक्ट्रॉन कहाँ आ गया, n = 2 में। अब आपने क्या किया कि एनर्जी को इतना ही सप्लाई की है कि इलेक्ट्रॉन 2 में चला जाए, उससे ज़्यादा नहीं। तो अब उस एनर्जी सोर्स को जैसे ही आप हटाएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा कि वापस अपने इसी ऊर्जा कक्ष में आएगा, क्योंकि इसका जो ग्राउंड एनर्जी लेवल है वो तो n = 1 है। तो जब ये वापस लौटता है तो ये रेडिएशन को एमिट करेगा, ठीक है, ये हमारा एमिशन हो गया, उत्सर्जन हो गया। तो ऊर्जा का उत्सर्जन और ऊर्जा का अवशोषण। अब बोर का यहाँ पे ये भी कहना है कि ये जो ऊर्जा जो अवशोषण है
ये उत्सर्जन जो है ये वास्तव में किन्हीं दो ऊर्जा स्तरों के मध्य की ऊर्जा का मान है। जैसे हम यहाँ पर E1 से E2, तो ये आपका E1 और ये डेल्टा E। तो डेल्टा E जो है ना वो E1 से, सॉरी यहाँ पे E2 इज ऑलवेज हायर देन, यहाँ थोड़ा करेक्शन कीजिए आप, E2 से E1, ठीक है, डेल्टा E का मान, और ये तुम्हारा E हो गया। और इसके साथ में अगर आप इसकी जो फ्रीक्वेंसी निकालना चाहते हैं डेल्टा E के मान को, अर्थात न्यू से, E इज इक्वल टू एच न्यू, इससे आप इसकी अगर एनर्जी गेन करना चाहते हैं तो वास्तव में हमारा क्या हो गया, ये E2 माइनस E1 अपॉन H। H इज द प्लैंक कांस्टेंट, ये हमारा प्लैंक कांस्टेंट है। तो इस प्लैंक कांस्टेंट की सहायता से ये जो ऊर्जा का अंतर है उसको डिवाइड करते हुए उस एमिशन स्पेक्ट्रम की जो आवृत्ति है उसका पता लगाया जा सकता है। तो बोर ने इस हाइड्रोजन के इस इलेक्ट्रॉन को N1 से N2, N3, N4 सो ऑन 7 तक वो लेके गए, और वहां तक ले जाने के बाद में वापस वो ग्राउंड स्टेट में आया। तो ग्राउंड स्टेट में आने पर फिर उन्होंने ये देखा कि जो एनर्जी का जो एमिशन हो रहा है वो अलग अलग सेगमेंट में हो रहा है। अब यहाँ पर अलग अलग सेगमेंट का मतलब ये हुआ, जैसे अब इसको यूँ समझे आप कि इलेक्ट्रॉन n=1 में था, आपने उसको इतनी ऊर्जा दी है कि वो n=7 में पहुंच गया। तो परमाणु ने ऊर्जा का अवशोषण तो एक ही बार में किया, एक मुश्त किया है, अलग अलग टुकड़ों में नहीं किया है। लेकिन जब ये n=7 से 6, 5, 4, 3, 2, 1 ये वापस जब लौटेगा तो ये अलग अलग ऊर्जा खंडों से होता हुआ अपने ग्राउंड स्टेट में आएगा। तो भिन्न भिन्न ऊर्जा खंडों के बीच में अंतर भिन्न भिन्न होता है, इसलिए हमें जो रेखाएं हैं, हमारा जो लीनियर स्पेक्ट्रम है वो अलग अलग आवृत्ति और वेवलेंथ का प्राप्त होता है। इसको आप नंबर 2 पॉइंट को इस तरह से आप समझ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये दो क्रमागत संक्रमण होने पे उत्सर्जित ऊर्जा का मान आप कैसे ज्ञात करेंगे, ये नंबर हमारा 3रा पॉइंट है। इसको आप 2nd और 3rd को कंबाइन कर लीजिए। यहाँ तो पहले कि आपको एमिशन ऑफ एनर्जी का कैसे होगी, नंबर 3 में आप ये बताएंगे कि ये जो एमिशन ऑफ एनर्जी हुई है उसकी कैलकुलेशन आप प्लैंक इक्वेशन से कैसे करेंगे, और उससे भिन्न भिन्न आवर्तियाँ कैसे ज्ञात करेंगे, ये हमारा 3रा पोस्टुलेट कहलाएगा। ठीक है, टू नो द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन, दैट इज एमिट रेडिएशन, है ना। उसने परमाणु ने जो उत्सर्जित स्पेक्ट्रम है ना उसका उन्होंने वेवलेंथ और उसकी तरंग दैर्ध्य हम किस प्रकार से ज्ञात करें। अब देखिए जो हम स्थिर वर्ताकार ऊर्जा कक्ष की जो कल्पना कर रहे हैं, यहाँ पर अब हम नंबर 4 में चलेंगे। 3रे पोस्टुलेट के बाद में नंबर 4 में एक बार फिर बोर ने स्थिर वर्ताकार ऊर्जा कक्ष को समझाने का प्रयास किया है। और ये प्रयास क्या किया उन्होंने ये बताया कि जब इलेक्ट्रॉन किसी स्थिर वर्ताकार ऊर्जा कक्ष में मूवमेंट करेगा तो उस समय उसका जो MeVr, यहाँ पे अब आता है नंबर 4 पॉइंट, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम, तो एंगुलर मोमेंटम जो है कोणीय संवेग को उन्होंने ज्ञात किया। उनका कहना था कि एंगुलर मोमेंटम आप इसमें पता लगा सकते हैं। तो MVR जो होता है ना हमारा, M इज द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, V इज द वेलोसिटी, R इज द रेडियस, कि मास ऑफ उसका जो रेडियस कितना है, ये NH अपॉन 2 पाई, NH अपॉन 2 पाई। और ये जो N क्या है, ये हमारे वर्ताकार ऊर्जा कक्ष है, 1, 2, 3 KLMN, ये इस प्रकार से ऊर्जा कक्ष। तो भिन्न भिन्न ऊर्जा कक्षों का MVR अर्थात कोणीय संवेग का मान, एंगुलर मोमेंटम का मान हमेशा कांस्टेंट होता है, और ये भिन्न भिन्न ऊर्जा खंडों के मल्टीपल में हो जाएगा। ठीक है, अब N से आप N1 से N2 में जाएंगे, 3 में जाएंगे तो N2 जो है वो N1 का मल्टीपल हो गया, N3 N2 N1 का मल्टीपल हो गया। इस प्रकार से आगे ये बढ़ते चले जाते हैं।
तो यहाँ पर स्थिर कक्ष में गति करते हैं तो उनका कोणीय संवेग जो है वो इस प्रकार से स्थिर रहना चाहिए। अब बात आती है कि जब ये स्थिर है तो जो नाभिक से उसकी जो डिस्टेंस है, ये हमारी आर, ये इलेक्ट्रॉन, ये आर जो रेडियस है, ये इलेक्ट्रॉन इसके रेडियस। तो ये अब देखिए पहले इस बात को समझ लें कि मोमेंटम एंगुलर क्यों हुआ। तो कारण क्या है कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में जो मूव करता है तो उसका जो एंगल ऑफ रोटेशन है वो कंटिन्यूअस चेंज होता है, उसमें लगातार परिवर्तन होता है थीटा के मान में। थोड़ी देर में ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा तो ये थीटा से थीटा डैश हो गया, पहले यहाँ पे थीटा था अब ये थीटा डैश हो गया, तो कंटिन्यूअस चेंजेस होने लगता है। इसलिए इस प्रकार का जो संवेग होता है उसको हम यहाँ पे कोणीय संवेग के नाम से जानते हैं। इसमें थीटा इज द इम्पोर्टेंट वन, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब बात आती है कि जो वर्ताकार ऊर्जा कक्ष है इसकी त्रिज्या आर को उन्होंने कैलकुलेट किया है। आर में भी डिटरमाइन बाय द हेल्प ऑफ द एनर्जी लेवल, एन का मान आपका एनर्जी लेवल एन स्क्वायर, और यहाँ उन्होंने एक कांस्टेंट बताया है 52.9, ठीक है। और ये जो है वैल्यू है वो पीएम में है अर्थात पिकोमीटर। तो रेडियस का कैलकुलेशन जो है, अब अगर इस कांस्टेंट को हटा देते हैं तो कहेंगे कि आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एनर्जी लेवल, द स्क्वायर नंबर ऑफ द एनर्जी लेवल, एन स्क्वायर के ये समानुपाती हो गया, और ये हमारा हो गया इसका कांस्टेंट 0.529 पिकोमीटर, ठीक है। अब इसी के साथ में इसकी ऊर्जा कि जब ये इस समय होगा तो उस समय ऊर्जा का मान क्या होगा आर एच। तो उसने ये बताया है कि यहाँ पर ये माइनस आर एच का मतलब कि रेडबर्ग हाइड्रोजन कांस्टेंट, हाइड्रोजन रेडबर्ग जो कांस्टेंट निकाला था ना वो इंटू 1/n स्क्वायर, ठीक है। तो हाइड्रोजन के केस में क्योंकि n इज इक्वल टू 1 होगा ये, ठीक है, n स्क्वायर, तो हम बोल देंगे कि आर एच अपॉन एन स्क्वायर, n का मान 1 होने पर हाइड्रोजन के लिए। लेकिन जब दूसरे परमाणु की बात करेंगे तो उनके n के मान बदलेंगे, n इज इक्वल टू 2, 3, 4, तो इनकी जो वैल्यूज है ना वो अलग अलग आएगी। तो भिन्न भिन्न ऊर्जा कक्षों की ऊर्जा की वैल्यू हम इस सूत्र के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। और जब आर एच इसके मान हाइड्रोजन के लिए आती है तो ये हमारे जो वैल्यूज है वो 2.18 10⁻⁻18, ठीक है, ये -18 जूल, ये इसकी वैल्यू है। ये हाइड्रोजन की एनर्जी के लिए है क्योंकि उसका n इज इक्वल टू 1 होता है परमाणु में। अब n इज इक्वल टू इन्फाइनिटी पे जाएंगे तो ऊर्जा क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। जैसे जैसे आप परमाणु में नाभिक से जैसे जैसे दूर चलते जाते हैं तो आकर्षण बल क्षीण होने लगता है, और तब इलेक्ट्रॉन जो है वो इस आकर्षण से लगभग मुक्त हो जाता है, और उस स्थिति में ऊर्जा का मान 0 के लगभग हो जाता है। तो ये चौथा पोस्टुलेट हाइड्रोजन के लिए बोर मॉडल।